गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आज की कक्षा में हम लोग दो और प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब आपको पता है। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह दूसरे का आना। तो वो अभिक्रियाएं जिनमें भाग लेने वाले यौगिकों में उपस्थित एक तत्व के स्थान पर कोई दूसरा तत्व आ जाता है। तो एक तत्व के स्थान पर कोई दूसरा तत्व ले लेता है, यही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। खास बात यह है कि ये अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाओं में नहीं आती हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कहें कि नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में जलीय विलयन है ये, अगर इसमें जिंक की धातु को डाल दिया जाए, कोई धातु की राड डाल दी जाए, तो नीला रंग धीरे धीरे करके फेड होने लगता है, धीरे धीरे करके वो नीला रंग गायब होने लगता है और नीचे बर्तन की पेंदी पर तांबा धातु जो है वो हमें इकट्ठा होती दिखाई देती है। तो ये जो है वो नीला विलयन होता है। और ये रंगहीन होता है। यहाँ पर देखें हो क्या रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि यहाँ पर केवल एक काम, ये जो धातु है कॉपर, ये कॉपर जो है यहाँ पे बदल के क्या हो गई है, जिंक हो गई है। इसका मतलब जिंक ने कॉपर को क्या किया है, प्रतिस्थापित कर दिया है। कॉपर यहाँ से बाहर निकल गया और जिंक उसकी जगह पर आ गया। इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर से कहूँगा, आपके बोर्ड परीक्षा में एक और प्रश्न आता है जिसमें कहते हैं कि क्या होता है जब जिंक की राड को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है। तो लिखेंगे थोड़ी देर बाद विलयन का रंग हल्का होने लगता है, फेड होने लगता है और अभिक्रिया के अंत में हमको रंगहीन विलयन प्राप्त होता है, जबकि तली पर पिंक कलर का, कॉपर के कलर की धातु जो है वो हमको प्राप्त होती है। जितनी भी एकल विस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो सब धातु विस्थापन अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है वो सीधे सीधे धातु का हो रहा है। एकल विस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा बने उत्पादों के लिए हमें धातुओं की सक्रियता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान हमें मिलेगा सक्रियता श्रेणी से। आइए देखते हैं। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है। विभिन्न धातुओं की सक्रियता भिन्न भिन्न होती है। धातुओं को उनकी घटती सक्रियता के आधार पर रखा गया है और एक श्रेणी बनाई गई है। अग्रिम कक्षाओं में आप इसके पीछे का सारा कारण भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें कि धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी में रखा गया है, जिसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस सक्रियता श्रेणी में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आप कभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे तो जो ऊपर की धातु है, जो धातु ऊपर रखी है, वह विलयन में से अपने से नीचे रखी धातु को आसानी से विस्थापित कर सकती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इससे ये भी आपको पता चला कि ये जो बगल में हमारी सक्रियता श्रेणी लिखी है, इस श्रेणी को आपको याद भी करना है। तो कुछ मेंबर बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे इसको याद कर सकते हैं पो, और ये हो गया सा, और ये हो गया का, मिला के पढ़ेंगे तो बन जाएगा पोशाक। पोशाक, ये मांगे, पोशाक, मांगे, ये एल मतलब आल, आल, ये जेडन, जन, जन पर्सन, ये क्या है, लोहा। तो यहाँ पे
लोहे की। यहाँ तक आप आसानी से सक्रियता श्रेणी याद कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे प्रश्न आपके हल हो जाते हैं। इसके बाद आपको केवल लेड को और कॉपर और सिल्वर को देखने की ज़रूरत है बस। हाइड्रोजन बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे आपसे कि सक्रियता श्रेणी। वैसे हमारा अभी जो पीछे रिएक्शन करी थी उसको ज़रा एक बार देख लीजिए। पीछे हम लोगों ने जो अभिक्रिया करी थी उसका एप्लीकेशन कैसे है, ज़रा एक बार उस पर नज़र डालते हैं। हम लोगों ने लिखा था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये विलयन है, और जिंक की धातु डाली जाती है। तो अब आप देखिए जिंक कहाँ है, जिंक ये है, और कॉपर कहाँ है, कॉपर ये है। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, जिंक कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर सकता है। तो आपने सीधे यहाँ पर ZnSO4 लिख दिया और कॉपर अलग हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नियम बताया ऊपर रखी हुई धातु जो ऊपर रखी गई है वो अपने से नीचे रखी हुई धातु को हटा सकती है। अच्छा, हटाने के लिए मतलब सिंहासन से उतारने के लिए, सिंहासन कौन है, विलयन। तो याद रहे जो भी रिप्लेसमेंट होगा वो विलयन में ही होगा। तो अगर कोई आपसे कहे कि बताइए क्या होगा जब जिंक सल्फेट में कॉपर को मिलाया जाए, ये पूछता है कोई, तो ध्यान रहे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब आप सोचेंगे कि क्यों, उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो कॉपर है वो सॉलिड है और जिंक सल्फेट ये सॉल्यूशन है। तो मैंने बताया सिंहासन कौन है, सिंहासन है विलयन। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या कॉपर जिंक को हटा सकता है। तो कॉपर नीचे रखा गया है और जिंक ऊपर रखा है, नीचे वाला ऊपर वाले को प्रतिस्थापित नहीं करता है। इसलिए ये वाली अभिक्रिया तो हो सकती है लेकिन ये वाली अभिक्रिया नहीं हो सकती। इसी प्रकार आप तमाम अभिक्रियाओं के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारा ये चैनल विज्ञान ज्ञान 10वीं 9वीं की पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है। आपसे एक सहयोग की उम्मीद है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो सके। अगली जो अभिक्रिया आती है वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आप देखें विस्थापन एक नहीं है, ये दो विस्थापन है। इसके पहले वाली जो थी उसको धातु विस्थापन या एकल विस्थापन कह रहे थे क्योंकि केवल धातु विस्थापित होती थी। यहाँ पे द्विविस्थापन है और इस अभिक्रिया में ध्यान दें ये एक आयनिक प्रकृति की अभिक्रिया होती है, आयनिक प्रकृति की अभिक्रिया है। और इस आयनिक प्रकृति की अभिक्रियाओं में क्या होता है, आयनों की आपस में विनिमय होता है। सही शब्द विनिमय है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा कठिन शब्द की आदत होती नहीं है 10वीं क्लास के बच्चों को, इसलिए हमने आसान सा शब्द एक अदला बदली प्रयोग किया है। अदला बदली हो जाती है। आपको इस अभिक्रिया के उत्पाद लिखना बहुत आसान है, लेकिन आपको संयोजकता का ध्यान रखना पड़ेगा। हर आयन की संयोजकता अलग होती है और अणुसूत्र एक अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे किसी साल्ट का, कैसे किसी लवण का हम अणुसूत्र लिखते हैं। तो उसका ध्यान रखते हुए हम लोग विभिन्न उत्पादों के रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। अब जैसे किसी ने आपके सामने कोई अभिक्रिया दी और उस अभिक्रिया का उत्पाद आपको चाहिए। यहाँ पर तो सबसे कॉमन अभिक्रिया जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं वो यही है कि AgNO3 की अभिक्रिया अगर हमने मान लीजिए NaCl से करा दी तो क्या बनेगा। तो लिखना बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ आएगा। सबसे पहले AgNO3 जो लिखा है वो क्या चीज़ है उसको लिखिए। ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगला क्या लिखा है NaCl, ये क्या चीज़ है, ये है सभी जानते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, हमको इसमें आयनों का विनिमय करा देना है, एक्सचेंज करा देना है। तो हम क्या करेंगे, सिल्वर का क्या बना देंगे, क्लोराइड, और सोडियम का क्या बना देंगे, नाइट्रेट। तो इसलिए जो उत्पाद बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, उत्पाद
नाम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहला उत्पाद बन जाएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड और दूसरा उत्पाद हमारा बनेगा सोडियम नाइट्रेट। अब इनके सूत्र लिखने की ज़रूरत है। तो सिल्वर की संयोजकता 1 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है, सोडियम की भी 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती है। तो सब काफ़ी आसान ये उदाहरण बना। तो यहाँ पर आप केवल इनके प्रतीक लिख देंगे। क्या आएगा उत्तर में? सिल्वर क्लोराइड और इसके साथ में सोडियम नाइट्रेट। हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि ये जो है सफ़ेद अवक्षेप होता है, सफ़ेद अवक्षेप। तो सफ़ेद रंग का तलछट आपको नीचे टेस्ट ट्यूब में जमा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब हमको उत्तर मिल गया है, इसलिए हमने उत्तर को निशान लगा दिया है ये। तो इस तरह से आप ये अभिक्रिया लिख सकते हैं। कुछ और अभिक्रियाएं हैं जिनके उदाहरण हम आपको अगली स्लाइड में दिखा रहे हैं। और देखिए, पहली अभिक्रिया है BaCl2H2SO4। दूसरी वही है जो हमने अभी एक्सप्लेन कर दी। तीसरी फिर है लेड क्लोराइड और H2SO4, नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NaOH और HCl। इन चारों में से 5 में से 4 आप करेंगे, एक हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। क्या है अभिक्रिया? नाइट्रिक एसिड HNO3। अब इसमें ज़रा ध्यान दें, संयोजकता के आधार पर हम लिख रहे हैं। तो HNO3 प्लस और H प्लस और NO3 माइनस। इसके अलावा कैल्शियम पे होता है 2 प्लस और OH पे होता है सिंगल माइनस होल्ड वाइज। इनके नाम लिखिए सबसे पहले। ये तो नाइट्रिक एसिड है, तो हमारे पास एक आयन हो गया H आयन और दूसरा हो गया नाइट्रेट आयन। ये पहला वाला केस है। दूसरे में हमारे पास है कैल्शियम आयन और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस। क्या करना है? अदला बदली करनी है। और अदला बदली करने में क्या करना है? केवल आपको सिर्फ इसके आयन बदल देने हैं। यानी H अभी किसके साथ था? हाइड्रोजन आयन नाइट्रेट के साथ था, तो इसको ले जाएंगे हाइड्रोक्साइड के साथ में। और कैल्शियम पहले हाइड्रोक्साइड के साथ था, तो अब इसको हम ले जाएंगे नाइट्रेट के साथ में। तो जो उत्पाद बनेंगे वो क्या बनेंगे? उत्पाद क्या बनेंगे? पहला उत्पाद बनेगा HOH। कोई बात नहीं, दोनों की संयोजकता एक ही है, इसको मिला के हम लोग H2O लिख लेंगे। और नंबर 2 पे क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। कैसे लिखेंगे? कैल्शियम 2 धन आयन है और नाइट्रेट -1 है। इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, यानी कि कैल्शियम नीचे 1 आया और NO3 नीचे 2 आया। इसको मिला के आप CaNO3 होल ट्वाइस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन गए। एक बन गया CaNO3 होल ट्वाइस और एक बन गया H2O। तो यहाँ पर 2 नाइट्रिक एसिड कर देंगे संतुलन के लिए और यहाँ पे 2 कर देंगे। इस प्रकार से अभिक्रिया पूरी हो गई। क्योंकि इसमें एक अम्ल और एक क्षार था, ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो अम्ल है, एक अम्ल है और दूसरा यहाँ पर क्षार है। तो नाइट्रिक एसिड एक अम्ल था, ये क्षार था। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। बाकी जहाँ कहीं भी लवण आपके सामने लिखे हुए हैं वहाँ पर आप वही काम करेंगे जो हमने पहले आपको बताया था। क्या कि आप दोनों लवणों को लिख लेंगे और उसके बाद उनके आयन आपस में विनिमय करा देंगे, एक्सचेंज करा देंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं, ये 4 उदाहरण आपके सामने हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण आपको आपकी पाठ्य पुस्तकों में मिल जाएंगे। उनको लिखें, उनका अभ्यास करें और हमारे साथ शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।